हेलो जी, नमस्कार मेरे सभी प्रिय विद्यार्थी एंड मेरे सभी यूट्यूब फैमिली। आप सभी का स्मार्ट बायोलॉजी क्लासेज में स्वागत है। तो चलिए, हम क्या देख रहे थे? एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पादपों का शरीर, जिसके अंदर हमने क्या देख लिया था? मूल देख ली थी एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री, वैसे ही हमने तना भी देख लिया था। और आज हम पढ़ेंगे पर्ण यानी पत्ती, एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पत्ती की आंतरिक संरचना कैसी होती है। तो चलिए हम देखते हैं कि एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पर्ण की आंतरिक संरचना कैसे है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि ये है आपकी पर्ण, जिसे यहाँ बता देती हूँ, ये है आपकी पर्ण। ठीक है, इस पर्ण को क्या है, इस पर्ण को मैंने इस तरह से काट दिया। क्या काट दिया? मैंने इसको इस तरह से काट दिया। ठीक है, वैसे तो आप समझते हो ये काट कैसी होती है, अनुप्रस्थ काट। मैं बार बार यही बताती हूँ कि जैसे ये क्या लिया, तना, और तने की मैंने कौन सी काट काटी? अनुप्रस्थ काट काटी। फिर इस अनुप्रस्थ काट को हमने इस तरह से देखा तो वो कैसा दिखाई दिया? गोल दिखाई दिया। लेकिन यहाँ पर्ण में क्या होता है, जैसे ये पर्ण है, इस पर्ण को क्या है, जैसे ये पर्ण, तो इसकी मैं कैसी काटूंगी? खड़ी काट यानी अनुदैर्ध्य काट काटूंगी। कैसी काट काटूंगी? अनुदैर्ध्य काट। ठीक है, तो इसका अनुदैर्ध्य काट यहाँ जो ये काटा, और काटने के बाद जैसे ये क्या है, माना आपकी ये पर्ण है, इसकी मैंने जैसे ये इस तरह से पर्ण है, ठीक है, ऐसे पर्ण लगी, इसका मैंने बीच से क्या काट दी? खड़ी काट यानी अनुदैर्ध्य काट काट दी। अनुदैर्ध्य काट काटने के बाद में जैसे ये देखो, ये क्या हो गया? दो भाग हो गया। अब अनुदैर्ध्य भाग जैसे ये काटा, और काटने के बाद मैंने इसको इस तरह से करके देखा, इसको इस तरह से सामने से करके देखा, तो ये कैसी दिखाई देती है वो हम देखेंगे। ठीक है, तो देखिए वो कैसी दिखाई देती है। ये इस तरह की इनकी संरचना दिखाई देती है, आंतरिक संरचना। समझ में आया? नहीं तो मैं एक बार फिर से बताती हूँ। ये समझने से पहले ये इंपॉर्टेंट होता है कि उसकी काट किस तरह से काटते हैं तथा किस प्रकार इसको देखा जाता है। चलो मैं दोबारा से बता देती हूँ यदि नहीं समझ में आया। ये जैसे ये क्या है? पर्ण। जैसे ये पर्ण दिखा रखी है ना मैंने, इस तरह से ये मैंने क्या ले ली? पर्ण ले ली। मैंने इसकी क्या काट काट दी? खड़ी काट यानी अनुदैर्ध्य काट काट दी। ठीक है, काटने के बाद मैंने क्या किया, जैसे ये काट काटी, बीच से मैंने क्या? दो भाग कर दिए, काट के अलग कर दिए। अलग करने के बाद इसको फिर मैंने कैसे? इस तरह से दिखाया। ठीक है, यानी कि ये जो काट काटी मैंने, इस प्रकार से ये काट थी, इसको फिर मैंने क्या किया? इस भाग को इस तरह सामने करके देखा, तो ये ऐसा दिखाई दिया। देखो पत्ती ऐसे होगी, ऐसे होगी तो क्या है? इस ऐसे होगी यानी चौड़ी होती है, इस तरह से चौड़ी होती है। इसको काटेंगे तो सामने से देखेंगे तो इस तरह से इसका भाग दिखाई देता है। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं द्विबीजपत्री पर्ण की आंतरिक संरचना, या द्विबीजपत्री पर्ण में अंदर क्या क्या पाया जाता है। ठीक है, देखिए इसका प्रकार होता है पृष्ठाधारी पर्ण यानी पृष्ठाधारी पत्ती। इसका क्या मतलब है वो मैं सबसे पहले बता देती हूँ। पृष्ठाधारी तथा एक बीजपत्री में क्या होता है? समृद्धि पार्श्वपत्ती। समृद्धि पार्श्वपत्ती, इसका क्या अर्थ है वो मैं आपको बता देती हूँ। चलिए, जैसे ये क्या है? ये आपकी है पर्ण। ठीक है, ये क्या है? पर्ण। ठीक है, और एक है आपकी ये पर्ण। अब दोनों में अंतर दिखाई दे रहा होगा और आप समझ भी गए होंगे कि कौन सी, जो हमने पढ़ा शिरा विन्यास पढ़ा था, कौन सा जालिकावत शिरा विन्यास है तथा कौन सा समांतर शिरा विन्यास है। तो आपको पता चल गया होगा ये कैसा है, समांतर शिरा विन्यास, और ये क्या है? जालिकावत शिरा विन्यास। हम जानते हैं कि समांतर शिरा विन्यास किसमें पाया जाता है? एक बीजपत्री पर्ण के अंदर पाया जाता है, एक बीजपत्री पर्ण के अंदर। और जो जालिकावत शिराविन्यास है वो पाया जाता है आपका द्विबीजपत्री। ठीक है, द्विबीजपत्री पर्ण में पाया जाता है। ठीक है, तो देखिए इन दोनों पर्ण की क्या है, जैसे ये मैंने देखा ये पर्ण है इस तरह से, तो इसको मैं ऐसे करके देखूंगा, ये ऊपरी सतह हो गई, और ये क्या है? निचली सतह। जैसे इस तरह से ये क्या है? ये माना ये क्या पेड़ है, इस पेड़ के ऊपर ये क्या लगी हुई है? ये पत्ती लगी हुई है। इसकी जो ऊपरी सतह है, इसकी जो ऊपरी सतह होती है वो क्या होती है? ऊपरी सतह। ऊपरी सतह को बोला जाता है अभ्यक्ष सतह। क्या बोला जाता है? अभ्यक्ष सतह।
ठीक है। ये जो ऊपरी सतह ये क्या कहलाती है? अभ्यक्ष सतह, तथा इसकी निचली सतह क्या कहलाती है? अपाक्ष सतह। क्या कहलाती है? अपाक्ष सतह। ठीक है, अपाक्ष सतह। इतनी बात समझ में आई कि एक इस तरह से एक परण लगी है, इस परण की ऊपरी सतह, जैसे हम नहीं देखते कि ऊपर से चिकना और नीचे से थोड़ा खुरदरा दिखाई देता है, जो ऊपरी सतह जो चिकनी दिखाई देती है वो क्या होती है? आपकी अभ्यक्ष सतह होती है, तथा निचली जो सतह होती है वो क्या कहलाती है? अपाक्ष सतह कहलाती है। वैसे ही आपकी एक बीजपत्री में ही ऐसे होगी, अभ्यक्ष तथा अपाक्ष सतह। तो देखो इसमें अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि जो रंध्र जो होते हैं, मैंने वहां आपको एक बार पहले वीडियो में बताया था कि जो वाष्पोत्सर्जन की क्रिया होती है उसमें क्या होती है? जल की हानि होती है। तो वो जल की हानि कहाँ से होती है? इन पत्ती की सतह से होती है। किसके द्वारा होती है? रंध्रों के द्वारा होती है। तो फर्क इतना ही है सिर्फ कि यहाँ जो रंध्र है, अपाक्ष सतह के अंदर जो रंध्र पाए जाते हैं वो ज्यादा होते हैं, यहाँ जो अभ्यक्ष सतह के रंध्र होते हैं वो या तो कम होंगे या बिल्कुल भी नहीं होंगे। ठीक है, किसमें? द्विबीजपत्री में। ठीक है, और यहाँ जो एक बीजपत्री परण है वहां क्या होंगे? वहां दोनों सतह पर क्या होंगे? समान रंध्र पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? समान रंध्र पाए जाएंगे, यानी दोनों सतह कैसी होंगी? समान होगी। और यहाँ क्या है? जो अपाक्ष, अब एक बार ये बात बताओ मेरे को, अभ्यक्ष जो सतह है, अभ्यक्ष ऊपर वाली, ठीक है, और ये क्या है? अपाक्ष। जैसे मैंने पहले भी जो मैंने उत्सर्जन तंत्र का बताया वहां भी बताया है कि अपना जो आगे वाला हिस्सा है और जो पीछे की तरफ पृष्ठ भाग है, पीछे क्या कहलाता है? पृष्ठ भाग, और आगे क्या कहलाता है? अधर भाग। ठीक है, आगे वाले पार्ट्स को हम क्या कहते हैं? अधर भाग। तब पीछे जो होता है, जैसे हम बोलते हैं कि रीढ़ की हड्डी पृष्ठ भाग में पाई जाती है। ठीक है, जैसे हमारे उरोस्ती है, ये कहाँ पाई जाती है? अधर भाग में पाई जाती है। ठीक है, तो एक हम अपना शरीर को यदि डिवाइडेशन करके देखें कि आगे तथा पीछे का भाग ये क्या कहलाता है? अधर तथा पृष्ठ कहलाता है। वैसे ही एक परण के अंदर क्या है? अभ्यक्ष तथा अपाक्ष सतह होती हैं। अभ्यक्ष की बात करें तो ये कैसी होती हैं? अधर भाग, और अपाक्ष यानी पृष्ठ भाग। कैसा? पृष्ठ भाग यानी पृष्ठ। ठीक है, नाम आया पृष्ठ। अब देखो इस वर्ड को देखो, पृष्ठ आधार। क्या है? पृष्ठ आधार। ठीक है, यानी पृष्ठ आधार क्यों कहते हैं? कि इनका जो पृष्ठ वाला है, पृष्ठ वाला सिरा, वहां रंध्र ज्यादा पाए जाते हैं, और वो कैसा होता है? आधार भाग होता है। ठीक है, क्या है? आधार भाग होता है। ये है पृष्ठ आधार। अब देखो समृद्धि पार्श्वोत्पत्ति, समृद्धि यानी समान, दोनों तरफ से क्या होगी? परण समान होगी। हम अलग से विभेद नहीं कर सकते कि इसके अंदर रंध्र कम या ज्यादा, या इसके अंदर जो कोशिकाएं पाई जाती है वो कम या ज्यादा पाई जाती है। यानी दोनों तरह की जो दोनों सतह जो समान होती है वो वैसी क्या कहलाती है? समृद्धि पार्श्वोत्पत्ति कहलाती है, जो किसमें पाई जाती है? एक बीजपत्री पादपों में पाई जाती है। ठीक है, इधर यदि देखें जो पृष्ठाधार पत्ती, यानी जो क्या है? पृष्ठ भाग में क्या पाए जाते हैं? रंध्र अधिक पाए जाते हैं, और अधर भाग में क्या पाए जाते हैं? यानी कि अभ्यक्ष सतह में क्या पाए जाते हैं? रंध्र कम पाए जाते हैं या अनुपस्थित होंगे। ठीक है, इतना मीनिंग आपको समझ में आया। अब हम चलते हैं आगे, इसके लक्षण देखते हैं किस तरह से। सबसे पहले तो आइए यहाँ इस डायग्राम पे आइए, देखिए आपको इस डायग्राम और इस डायग्राम में क्या अंतर देख रहे हैं। आज हम दोनों में अंतर करते हुए पढ़ेंगे। ठीक है, दोनों में अंतर करते हुए एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री परण में अंतर करते हुए पढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या अंतर दिख रहा है? जैसे यहाँ क्या बनाए हैं, ये सबसे बाहर की तरफ क्या दिख रही है? आपकी बाह्य त्वचा। क्या है? बाह्य त्वचा। ठीक है, बाह्य त्वचा जो हम क्या पढ़ते हैं, एक परण हो चाहे तना हो, मूलो मैंने पहले ही बताया था कि हम जो उत्तक तंत्र है उस अनुसार पढ़ेंगे। कैसे? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, भरण उत्तक तंत्र और आपका सहवन उत्तक तंत्र। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं सबसे पहला जो बाह्य त्वचा यानी बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र है वो क्या है। तो देखो ये है आपका बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। ये कोशिकाओं से जो मैंने काले रंग का दिखाया ना, वो है बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। तो देखो ये मैंने बता दिया है कि ये एक परण है, ये मैंने काट उसकी, जैसे ये काट काटी और काट काटने के बाद इसको ऐसे करके देखा तो ये ऐसे दिखाई दी, यानी कि इसकी ऊपर वाली सतह कौन सी हो गई? अभ्यक्ष सतह, और इसकी नीचे वाली सतह क्या हो गई? अपाक्ष सतह।
अब देखो यहाँ अंतर देखिए कि ऊपरी सतह पर क्या कहीं भी कोई छेद दिख रहा है, कोई रंध्र जैसी संरचना दिख रही है? नहीं। तो यहाँ आपको क्या दिख रहा है? रंध्र दिख रहे हैं। जैसे मैंने ये क्या दिखाया है? रंध्र दिखाया है। ये मैंने क्या दिखाया है? रंध्र दिखाया है। ठीक है, तो एक तो मुख्य अंतर इसमें क्या है, जैसे ये देखो कि यहाँ जो है यानी अभ्यक्ष सतह पर क्या होंगे? रंध्र या तो कम होंगे या क्या होंगे? अनुपस्थित होंगे। ठीक है, मेरी बात को गौर से सुनो और लिख लेना, कॉपी में नोट कर लेना। कैसे कि द्विबीजपत्री पत्ती की अभ्यक्ष सतह पर क्या होता है कि रंध्र या तो अनुपस्थित होंगे, या मैं लिख देती हूँ अभ्यक्ष सतह पर रंध्र क्या होंगे? रंध्र अनुपस्थित होंगे या क्या होंगे? कम होंगे। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। और वही यदि हम देखें अपाक्ष सतह, अपाक्ष सतह पर क्या होंगे? रंध्र की संख्या क्या होगी? ज्यादा होगी। क्या होगी? रंध्र अधिक पाए जाएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब हम देखते हैं, ये तो हमने देख ली द्विबीजपत्री पर्ण का बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। अब एक बात याद रखो, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र में कहोगे कि मैडम हमने तो बाह्य त्वचा कोशिका देखी, उसके बाद हमने क्या देखे? उसके अंदर रंध्र देखे, और तीसरा हमने क्या पढ़ा था? त्वचीय रोम या फिर मूल रोम पढ़े थे। तो देखो याद रखना, मूल रोम पाए जाते हैं मूल के अंदर, त्वचा रोम पाए जाते हैं यानी ट्राइकोम कहाँ पाए जाते हैं? तने के अंदर पाए जाते हैं। पर्ण के अंदर कोई रोम नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब देखो चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे द्विबीजपत्री, किसी में भी जो है त्वचा रोम नहीं पाए जाते हैं या मूल रोम जैसी संरचना नहीं पाए जाते हैं, यानी कि बाह्य त्वचीय उपांग इसमें क्या होते हैं? अनुपस्थित होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ इसकी बाह्य त्वचीय उपांग या बाह्य त्वचा देखो, ये है इसकी बाह्य त्वचा। ठीक है, यानी कि बाह्य त्वचा ये कौन सी सतह हो गई? ये आपकी हो गई अभ्यक्ष सतह हो गई, और ये आपकी कौन सी हो गई? अपाक्ष सतह। ठीक है, अपाक्ष सतह हो गई। अब देखो यहां भी मैंने क्या है? रंध्रों की 2 संख्या दिखाई है, और यहां भी मैंने क्या है? रंध्रों की 2 संख्या दिखाई है। यानी कि अभ्यक्ष तथा अपाक्ष दोनों सतहों पर क्या होंगे? रंध्रों की संख्या समान होगी। ठीक है, यानी यहाँ क्या होंगे? दोनों सतह पर क्या है? रंध्र समान होंगे। ठीक है, ये मैंने यहाँ 2 दिखाए, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि पर्ण में सिर्फ 2 ही रंध्र पाए जाते हैं एक बीजपत्री में। नहीं, रंध्र बहुत सारे होते हैं, लेकिन जितने ऊपर वाले में होंगे उतने नीचे वाले में होंगे। ये तो मैंने एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताया कि यहाँ 2 है तो यहाँ भी मैंने 2 दिखाए हैं। ठीक है, इतनी बात आई समझ में। फिर सेकंड आता है, यहाँ देखो कि मैंने बताया था कि क्या होता है कि वाष्पोत्सर्जन के द्वारा जल की हानि होती है। उस जल की हानि को रोकने के लिए क्या होता है? ऊपर एक मोम की लेयर बन जाती है। उस मोम की लेयर को क्या बोला जाता है? क्यूटिकल बोला जाता है। तो देखिए यहाँ जो रेड कलर की मैंने दिखाई है, ये रेड कलर की दिखाई है, ये आपकी क्या है? क्यूटिकल है। ये क्या है? आपकी क्यूटिकल। जो मैंने रेड कलर की आपको दिखाई है, ये क्या है? क्यूटिकल। ठीक है, अब देखो एक द्विबीजपत्री पर्ण की अभ्यक्ष सतह तथा अपाक्ष सतह में क्यूटिकल में क्या अंतर है? कि जो अभ्यक्ष सतह है उसके ऊपर क्यूटिकल की जो मैंने चौड़ी पट्टी दिखाई है, यानी कि अभ्यक्ष सतह पर क्या होगा? क्यूटिकल ज्यादा होगी, मोटी लेयर होगी, और यहाँ जो अपाक्ष सतह है वहां क्या है? पतली लेयर होगी, किसकी? क्यूटिकल की। ठीक है, और यहाँ क्या होगा? यहाँ जो समृद्धि पार्श्व समिति या एक बीजपत्री की पर्ण जो है वो कैसी होगी? दोनों सतह पर क्या होगी? क्यूटिकल की सेम मात्रा होगी। अब ऐसा क्यों? अब इसमें और इसमें भेदभाव क्यों? जैसे नहीं बोलते क्या घर में कि 2 बहन या भाई होते हैं, कि जैसे क्या है? लड़की बोलती है कि मम्मी मेरे भाई से ज्यादा प्रेम करती है, और लड़का बोलता है कि जैसे क्या है? मेरे पापा लड़की से ज्यादा प्रेम करते हैं, ऐसा बोला जाता है। तो वो क्या बोलते हैं कि एक दूसरे में भेदभाव हो गया। तो यहाँ ऐसा इन दोनों में भेदभाव क्यों हुआ? कुछ तो इनके अंदर गुण होंगे, उसी के कारण क्या है? इनके में क्या हुआ? भेदभाव। वो हम देखते हैं थोड़ा सा। बस ये क्या है? आपको समझने के तौर पे बताया है, बाकी यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांस नहीं, लेकिन मैंने समझाने के तौर पे आपको सिखाया है। कैसे बताया है बताऊं? कि जैसे जो मैं अब बताने वाली हूँ उसके बारे में मैं बात कर रही हूँ। कैसे कि द्विबीजपत्री जो पर्ण होती है वो कैसी होती है? जैसे ये क्या है? एक पेड़ है, इस पेड़ पे ये टहनी होगी, इसके ऊपर इस तरह से लगी होगी पर्ण। कैसे लगी होगी? इस तरह से पर्ण लगी होगी। ठीक है,
और एक आपने ये द्विबीजपत्री का होगा और एक आपने ये देखा होगा एक बीजपत्री का तना है और इसके ऊपर इस तरह से क्या लगी होती है, जैसे गेहूं का पौधा नहीं देखा क्या आपने देखा होगा गेहूं का पौधा, उस गेहूं के पौधे में किस तरह से परण लगी होती है, इस तरह से खड़ी दिशा में क्या लगी होती है, परण लगी होती है। तो देखिए यहाँ और यहाँ अंतर क्या है, जिसके कारण है ये सूर्य का प्रकाश है, यहाँ सूर्य लगा हुआ है और यहाँ जो आपका सूर्य है यहाँ से क्या आ रहा है, प्रकाश आ रहा है। ठीक है, यानी कि यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है वो इसकी कौन सी सतह पे ज्यादा पड़ रहा है, आपकी अभ्यक्ष सतह पर ज्यादा पड़ रहा है, अपाक्ष सतह पर नहीं पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रकाश आ रहा है, हम जानते हैं कि एक पादप के अंदर भोजन कौन बनाता है, जो आपकी परण बनाती है, यानी कि पादप की रसोई कौन है, परण। इस परण के अंदर क्या है, यहाँ से जो प्रकाश आ रहा है ये भोजन बना रहा है और ये क्या किस क्रिया के द्वारा भोजन बनाता है, आपके प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा क्या बनाता है, भोजन बनाता है। ठीक है, तो जहां प्रकाश की क्रिया, यहाँ प्रकाश ज्यादा पड़ेगा तो मेरे को बताओ, जो यहाँ यदि रंध्र ज्यादा होंगे, अभ्यक्ष स्तर पर रंध्र होंगे, तो रंध्र से क्या होता है, जल की हानि होती है। तो जल की हानि कब होगी, कि जब यहाँ से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा। हम जानते हैं कि जहाँ ज्यादा तापमान होता है तो वहां जल क्या होता है, वाष्प बनकर उड़ता है। ठीक है, तो यहाँ प्रकाश, यहाँ यदि रंध्र होंगे तो जैसे ही प्रकाश पड़ता जाएगा तो गर्म होकर पानी क्या होगा, ऊपर उड़ता जाएगा। तो जल के अंदर क्या हो जाएगी, हानि, पादप के अंदर जल की क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। और जल कम होगा तो ये भोजन कैसे बनाएगा, जैसे हम नहीं, अपने रसोई के अंदर क्या है, पानी के बिना तो कुछ काम ही नहीं होता। अब आटा लगाए तो भी पानी चाहिए, सब्जी बनाए तो भी पानी चाहिए, हर जगह पानी चाहिए। तो पादप को भी तो भोजन बनाने में पानी चाहिए। तो अब इस पानी की हानि को कम करने के लिए क्या होता है, इस परण की अभ्यक्ष सतह पर क्या है, रंध्र नहीं पाए जाते हैं या बहुत कम मात्रा में होगा और एक मोटी क्यूटिकल की लेयर आ जाती है। हमने पढ़ा था कि जल की हानि को कम करने के लिए जो क्या है, सतह पर बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र पर क्या आ जाती है, एक मोम की लेयर हो जाती है। उस मोम की लेयर को क्या बोला जाता है, क्यूटिकल बोला जाता है, जिसे ये पत्ती की ऊपरी अभ्यक्ष सतह पर, कौन सी, द्विबीजपत्री परण में अभ्यक्ष सतह पर एक मोटी क्या हो जाती है, क्यूटिकल की लेयर बन जाती है, जिससे जल की हानि कम हो। ठीक है, अब देखो, भोजन बनाने के लिए वायु भी तो चाहिए ना, कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन चाहिए। पादप पत्तियों में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होता है, श्वसन की क्रिया होती है, तो दोनों में वायु चाहिए। अब वायु कहाँ से लाएं, हमने ऊपर की सतह तो बंद कर दी। अब क्या होता है, नीचे की सतह पर क्या पाए जाते हैं, रंध्र पाए जाते हैं, जिससे क्या है, यहां से वायु क्या है, अंदर प्रवेश कर जाती है। ठीक है, और यहाँ क्या है, क्यूटिकल की लेयर कम होती है। देखो यहाँ कम क्यों होती है, क्योंकि यहाँ प्रकाश कम पहुंच पाता है निचली सतह पर, और निचली सतह पर यदि प्रकाश कम पहुंचेगा तो तापमान कम होगा तो जल की हानि भी कम होगी, और कम जल की हानि वैसे ही कम होगी तो यहाँ मोटी परत लाने की क्या जरूरत है, इसलिए यहाँ पतली लेयर पाई जाती है, किसकी, क्यूटिकल की। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब हम देखते हैं एक बीजपत्री जो परण है उसकी दोनों सतह सेम कैसे होती, किस तरह से ये खड़ी होती। देखो, दोनों परण पे प्रकाश की मात्रा क्या होगी, समान मात्रा में होगी। कैसे, कि जैसे इधर सूर्य है तो यहाँ से प्रकाश आ रहा है, जब सूर्य धीरे धीरे इधर गया तो इस परण पे भी प्रकाश पड़ रहा है, यानी दोनों सतह पर क्या है, समान मात्रा में क्या पड़ रहा है, प्रकाश पड़ रहा है। अब दोनों मात्रा में, दोनों स्तों पे समान संख्या में, यदि समान मात्रा में यदि प्रकाश पड़ रहा है तो उसको अलग डिवाइडेशन करने की कहाँ जरूरत है, कि एक पर रंध्र ज्यादा करें और एक पर रंध्र कम करें। दोनों पे ही समान मात्रा में रंध्र पाए जाते हैं और समान मात्रा में ही क्या पाई जाती है, आपकी क्यूटिकल जो है वो समान होती है, दोनों स्तों पे क्या होती है, समान होते हैं। बस यही रीजन है कि इसकी पत्ती इस तरह से टेढ़ी होती है और इनकी परण क्या है, थोड़ी इस तरह से टेढ़ी होती है। अब आप कहोगे कि ये इस तरह से भी होती है मैम, इसकी परण, जैसे गेहूं यानी एक बीजपत्री परण इस तरह से मुड़ी हुई भी होती है, तो उसका भी मैं रीजन आप लोगों को बताऊंगी वो किस तरह से होता है। इससे पहले हम एक बार इन दोनों का अंतर पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो देखिए
यानी हमने देख लिया कि इनका जो है क्यूटिकल ऊपरी अभ्यक्ष सतह पर क्या होगा, क्यूटिकल ज्यादा होगा, रंध्र या तो अनुपस्थित या कम पाए जाएंगे, ठीक है। और निचली सतह पे रंध्र की मात्रा ज्यादा होगी, क्यूटिकल कम होगा। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, समरिधि पार्श्वोत्पत्ति है, तो दोनों में समान संख्या में और समान मात्रा में होगा, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ आपको थोड़ा सा अंतर दिख रहा होगा कि यहाँ देखो ये पास पास सटी हुई कोशिकाएं दिख रही है और यहाँ बिखरी हुई कोशिकाएं दिख रही है, ठीक है। तो यहाँ जो हम क्या पढ़ेंगे, दूसरा हमारा आता है भरण उत्तक तंत्र। पहला हमने बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र पढ़ा, फिर हमने भरण उत्तक तंत्र पढ़ा। जैसे मैंने क्या बताया था, मूल तथा तने में क्या होता है, भरण उत्तक तंत्र डिवाइड होता है किन तीन तीन भागों में, वलकुट, परिरंभ, मज्जा, ठीक है। और द्विबीजपत्री तने का तो वलकुट भी फिर विभाजित होता है तीन भागों में। कौन कौन से, आपकी वलकुट, आपकी वलकुट सतह और अधस्तवचा और अंतस्तवचा, ठीक है। अगर नहीं याद है तो पीछे का भी दोहराओ, आपको पढ़ना जरूरी है, याद रखना जरूरी है, भूलो मत, दोहराते रहो, यदि भूल रहे हो तो बार बार दोहराते रहो, ठीक है। तो इस तरह से हमने तने के अंदर पढ़ा। लेकिन यहाँ पर्ण में क्या होता है, पर्ण में ऐसा भरण उत्तक तंत्र डिवाइड नहीं होता है। इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी पर्ण मध्योतक की कोशिकाएं होती हैं, और ये मैंने पहले भी बता चुकी हूं कि जो पत्ती का जो पर्ण मध्योतक भरण उत्तक तंत्र जो होता है वो अलग से डिवाइड नहीं होता है। वो क्या है, पेरेनकाइमा की कोशिकाएं बिखरी पड़ी रहती है, उसके अंदर पेरेनकाइमा की कोशिकाओं से भर जाता है। तो उन पेरेनकाइमा की कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, पर्ण मध्योतक कोशिकाएं कहा जाता है, मीजोफिल भी कहा जाता है, ये मैंने पहले बताया। तो यहाँ देखो ये क्या है आपका पर्ण मध्योतक, यहाँ भी क्या है पर्ण मध्योतक। इस पर्ण मध्योतक में और इस पर्ण मध्योतक में क्या अंतर दिख रहा है कि यहाँ तो क्या है, ये लंबी कोशिकाएं दिख रही है, यहाँ गोलाकार कोशिकाएं दिख रही है, बिखरी पड़ी है। लेकिन यहाँ सभी के सभी गोलाकार है, कोई ऐसे लंबी तथा गोलाकार में डिवाइड नहीं है। यहाँ क्या है, ज्यादा संख्या में पाई जाती है, पास पास सटी हुई होती है, यहाँ बिखरी पड़ी है, ठीक है। तो देखो यहाँ दो अंतर दिख रहा है, इसलिए इस पर्ण मध्योतक को यहाँ दो भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन सा, आपका खम्भ पर्ण मध्योतक तथा स्पंजी पर्ण मध्योतक। लेकिन यहाँ क्या है, जो भरण उत्तक है वो डिवाइडेशन नहीं होता है, विभेदित नहीं होता है, किसमें, एक बीजपत्री पर्ण में। याद रखना, भूलना मत, ठीक है। फिर देखो ये क्या होता है, खम्भ पर्ण मध्योतक। खम्भ यानी ये लंबी कोशिकाएं होती है खंभे के समान, इसलिए खम्भ। और ये जो क्या है, बिखरी पड़ी है, यानी इसके बीच में वायु गुहिका पाई जाती है, इसलिए इसको यदि हम दबाएं तो ये स्पंज की तरह कार्य करने लगती है, तो इसलिए इसको स्पंजी पर्ण मध्योतक बोल दिया, ठीक है। अब देखो खम्भ पर्ण मध्योतक में क्या होता है कि इसकी अभ्यक्ष सतह पर पाई जाती है। ये खम्भ पर्ण मध्योतक कहाँ पाई जाती है, अभ्यक्ष सतह पर पाई जाती है। और इन खम्भ पर्ण मध्योतक में क्या होता है, हरित लवक ज्यादा होता है। क्यों होता है ऐसा, तो हम देखते हैं कि यहाँ से क्या आ रहा है, सूर्य से प्रकाश आ रहा है। अब देखो यहाँ जो इन कोशिकाओं के अंदर यदि हरित लवक की मात्रा ज्यादा होगी और ऊपर से सीधा प्रकाश आ जाएगा, तो यहाँ प्रकाश और हरित लवक मिलकर क्या बना देंगे, भोजन बना देंगे। और अब यदि ये यहाँ होती और ये यहाँ होती, यहाँ हरित लवक की मात्रा कम है, तो क्या यहाँ प्रकाश को पहुंचने में टाइम लगता, और टाइम लगता तो जो आपकी भोजन है वो भी देर से बनता। जैसे कई कई घरों में नहीं होता कि जैसे यदि किचन को हम ऊपर बना के रख दे और हम कहाँ रह रहे हैं, नीचे रह रहे हैं, तो क्या थोड़ा सा अटपटा नहीं लगेगा, कहाँ ऊपर से नीचे से ऊपर जाना पड़ेगा, भोजन बनाने के लिए टाइम लगेगा। वैसे ही तो पर्ण में भी व्यवस्था होती है। हम क्या करते हैं, हम किचन अपने रूम के पास में बनाते हैं, जैसे ही हमको भोजन की आवश्यकता हो या चाय पानी की आवश्यकता हो तो रूम से निकले और सीधा किचन में गए और क्या बना लिया, भोजन बना लिया। वैसे ही क्या हुआ, यहाँ से प्रकाश आया और आते ही इनमें हरित लवक की मात्रा ज्यादा है, तो क्या बना लिया, इन्होंने भोजन बना लिया, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, ये जो स्पंजी पर्ण मध्योतक है ये कहाँ पाए जाते हैं, अपाक्ष सतह पर पाए जाते हैं, गोलाकार। ये देखो नहीं दिख रही क्या, गोलाकार तथा अंडाकार कोशिकाएं। तो इनकी कोशिकाएं कैसी होती है, गोलाकार तथा अंडाकार होती हैं। और ये क्या होती है, वायु कुपिकाएं पाई जाती है। यहाँ से क्या आएगी, वायु आएगी, यहाँ वायु भरी रहती है, तो इससे जहां इनको जरूरत होती है इन कोशिकाओं को, तो यहाँ क्या देती है, इनको वायु देती है, ठीक है। भोजन बनाने में वायु की भी आवश्यकता होती है। तो इतनी बात आपको समझ में आई। अब देखो यहाँ क्या होता है, यहाँ ऐसा पर्ण मध्योतक कोई डिवाइडेशन नहीं है। अब पढ़ते हैं हम, यहाँ क्या है, दोनों सतह पर क्या है, दोनों सतह पर
क्यूटिकल तथा रंध्र समान मात्रा में होते हैं, ये हमने देख लिया। ठीक है, फिर देखो पर्ण मध्योतक अविभेदित, यानी खंभ उत्तक तथा स्पंजी उत्तक में विभेदित नहीं होता। ठीक है, फिर देखो दोनों पर्ण में क्या है, हाँ यहां से ये देखो, फिर हम पढ़ेंगे तीसरा। सबसे पहले हमने क्या बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र पढ़ा, फिर हमने क्या देखा, वर्ण उत्तक तंत्र देखा। अब तीसरा जो है वो आता है सेवन उत्तक तंत्र, जो क्या है सेवन बंडल होता है, यानी जाइलम तथा फ्लोएम मिलकर बनाते हैं। ठीक है, तो सेवन बंडल हम देखेंगे कैसा होता है। तो देखिए सेवन बंडल क्या है, दोनों पर्ण में समान होता है, यानी चाहे वो एक बीजपत्री हो चाहे वो द्विबीजपत्री हो, दोनों में क्या है समान होता है। कौन, आपका सेवन बंडल कैसा होगा, संयुक्त होगा। जैसे क्या है, जैसे मैंने गोल से क्या दिखाया, फ्लोएम दिखाया, और ये आपका क्या दिखाया था, जाइलम दिखाया था, यानी दोनों क्या थे संयुक्त। जब फ्लोएम तथा जाइलम एक ही परिधि पर हो और तथा क्या है जुड़े हो, तो ऐसे सेवन बंडल को क्या बोला जाता है, संयुक्त सेवन बंडल बोला जाता है। तो ये आपका है संयुक्त सेवन बंडल। फिर देखो ये क्या है, संयुक्त सेवन बंडल बंद प्रकार का। तो याद करो वहां हमने तने के अंदर पढ़ा था खुले प्रकार का, तो वहां खुले प्रकार में क्या था कि उनके बीच में क्या आ गई थी, एधा आ गई थी, कैम्बियम आ गई थी। यहाँ बंद है, यानी कि इनके बीच में क्या नहीं पाया जाता, कैम्बियम नहीं पाई जाती, एधा नहीं पाई जाती। फिर हम देखते हैं कि जाइलम की कंडीशन कैसी होती है, तो मध्यादिदारुक। याद करो हमने मूल तथा तने के अंदर क्या देखा था, मूल में कैसा था बाह्य आदिदारुक, तने में कैसा था मध्यादिदारुक। मध्यादिदारुक कहें तो प्रोटोजाइलम है वो कहाँ बनता है, केंद्र की तरफ, तथा मेटाजाइलम जो है वो कहाँ, परिधि की तरफ बनता है। याद रखना कैसे तने के अंदर था तथा कैसे पर्ण के अंदर था। ठीक है, फिर हम देखते हैं इसके अंदर की ये जो सेवन बंडल होते हैं वो क्या है, आवरण से घिरे होते हैं। किससे घिरे होते हैं, आवरण से, और उस आवरण को बोला जाता है बंडल आच्छद। क्या बोला जाता है, बंडल आच्छद। आच्छद यानी घेर लिया बंडल को, इसलिए इसका नाम पड़ गया बंडल आच्छद। तो ये पेरेनकाइमा की कोशिकाएं इनको क्या कर लेती है, घेर लेती हैं। बस इतना, यानी कि ये सेवन बंडल जो है दोनों में समान होंगे। जैसे इसके अंदर ऐसा पाया जाता है वैसा भी द्विबीजपत्री पर्ण के अंदर भी होगा। तो ये तो था आपका एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री पर्ण की आंतरिक संरचना कैसी है। तो आपको कैसे पढ़ना है, आपको डायग्राम देखना है और डायग्राम के थ्रू इन दोनों को क्या करना है, पढ़ना है कि इसमें अंतर क्या है। और अंतर करके पढ़ोगे तो आपके कंसेप्ट भी क्लियर होंगे, और कंसेप्ट क्लियर होने के थ्रू आपके क्या है, हर क्वेश्चन के जवाब भी आ जाएंगे। और क्वेश्चन भी बना के देखो कि यहाँ से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे कि द्विबीजपत्री पर्ण में अभ्यक सतह की जो क्यूटिकल है वो मोटी होती है, लेकिन जो अपाक सतह है वो क्या है, क्यूटिकल नहीं होती है। तो इससे क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं, ठीक है, वो देख लीजिए। अब देखो एक यहाँ आता है, नीट के अंदर भी पूछा गया है, जो घास, हमने घास देखी है, उस घास की पर्ण कैसे होती है, इस तरह से मुड़ी हुई होती है। तो वो क्यों होती है, किस कारण से होती है, वो हम देखते हैं कि घास की जो क्या है, घास एक बीजपत्री पर्ण है, एक बीजपत्री पौधा है, तो इसमें कैसी पर्ण होगी, ऐसी होगी। तो इसकी जो ऊपरी बाह्य त्वचा कहें तो कौन सी, अभ्यक्ष सतह, कौन सी, अभ्यक्ष सतह पर क्या है, कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो उनका नाम याद रखना क्या है, आवर्त त्वक कोशिका, या जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वुल्लीफॉर्म सेल्स। ठीक है, वुल्लीफॉर्म कोशिकाएं या वुल्लीफॉर्म सेल्स का क्या समूह पाया जाता है, वो क्या करता है, वाष्पोत्सर्जन को क्या कर देता है, कम कर देता है। कैसे करता है, वो पत्ती को फोल्ड करके। जैसे देखो पहले क्या थी, ये पर्ण इस तरह से क्या थी, खड़ी थी। तो देखो इन दोनों पे क्या रंध्र पाए जाते हैं, तो रंध्र पाए जाते हैं तो ऊपर से सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, जिससे क्या है, वाष्पोत्सर्जन की मात्रा क्या होगी, ज्यादा होगी वाष्पोत्सर्जन की क्रिया, जिससे जल की हानि क्या है, होती जाएगी। तो चलिए अब हम देखते हैं क्या, द्वितीयक वृद्धि, सेकेंडरी ग्रोथ। ठीक है, ये द्वितीयक वृद्धि क्या होती है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, यदि आपको याद आ रहा होगा, मैंने पीछे भी बताया था कि क्या है, आपकी प्राथमिक वृद्धि क्या करती है, तने की लंबाई में वृद्धि करती है, तो द्वितीयक वृद्धि क्या करती है, एक पादप की चौड़ाई में क्या करती है, वृद्धि करती है। चौड़ाई में क्या करती है, वृद्धि करती है। ठीक है, ये मैंने पीछे भी बताया था। अब ये चौड़ाई में वृद्धि किस तरह से करेगी या किसके कारण करेगी, तो वो हम देखते हैं। देखो हमने क्या देखा था,
याद आ रहा होगा, जो तने के अंदर हमने देखा था क्या, एक बीजपत्री तना और एक हमने क्या देखा था, द्विबीजपत्री तना। ठीक है, अब इसके अंदर हमने क्या देखा था कि इसका जो सहवन पुल है, इसका जो सहवन पुल या सहवन बंडल जो है, सहवन बंडल कैसा पाया जाता है, संयुक्त होगा और साथ में क्या होगा, बंद होगा। ठीक है, और यहां हमने क्या देखा था, संयुक्त और खुले प्रकार का पाया जाता है। तो देखिए जो एक बीजपत्री में है वो क्या है, बंद का मतलब है कि जो जाइलम तथा फ्लोएम जुड़े हुए तो है, लेकिन क्या है, इसके अंदर एधा नहीं पाई जाती है, कैम्बियम नहीं पाई जाती है। ठीक है, लेकिन खुले का क्या मतलब था कि जो जाइलम तथा फ्लोएम जुड़े हुए हैं, लेकिन इसके बीच में क्या आ गई है, एधा आ गई है, जैसे मैंने ये काले रंग से दिखाई है। ठीक है, ये क्या है, कैम्बियम या आपकी क्या है, एधा। अब देखो ये एधा ही क्या करती है, द्वितीयक वृद्धि करती है। क्या करती है, ये ही द्वितीयक वृद्धि करती है, यानी कि इसी कैम्बियम या एधा के द्वारा क्या होती है, आपकी पादप की चौड़ाई में वृद्धि होती है। आई बात समझ में। ठीक है, ये मैंने इसीलिए बताया है कि ये जो कैम्बियम है वो कहाँ पाई जाती है, एक बीजपत्री द्विबीजपत्री तने के अंदर कैसा बंडल होता है, सेवन बंडल आपके खुले प्रकार का, संयुक्त प्रकार का होता है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या आ जाता है, जो जाइलम तथा फ्लोएम के मध्य में क्या आ जाता है, आपका कैम्बियम या एधा आ जाती है, और ये क्या करती है, आपकी द्वितीयक वृद्धि करती है। ठीक है, फिर ये देखो कैम्बियम जो है, ये आपकी कैम्बियम क्या है, दो प्रकार की होती है। ठीक है, ये कैसी होती है, दो प्रकार की होती है। एक होती है आपकी सहवन कैम्बियम, एक कैसी होती है, सहवन कैम्बियम। ये चैप्टर थोड़ा सा क्या है, मुश्किल है, ये द्वितीयक वृद्धि वाला टॉपिक तो और भी मुश्किल है, लेकिन आप इनको ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझोगे तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए किस तरह आपकी कोरक कैम्बियम क्या होती है, कोरक कैम्बियम। ठीक है, एक है आपकी सहवन कैम्बियम तथा दूसरी क्या है, कोरक कैम्बियम। फिर ये सहवन कैम्बियम जो है ये भी दो प्रकार की होती है। क्या होती है, एक होती है अंतःपुलीय कैम्बियम और एक आपकी क्या होती है, अंतरापुलीय कैम्बियम। क्या होती है, अंतरापुलीय कैम्बियम। अभी आप इतना नाम याद रखो, बाकी मैं डिटेल से आपको क्या है अभी डायग्राम के थ्रू बताऊंगी। क्या है कि जो द्वितीयक वृद्धि है वो क्या करती है, पादप की चौड़ाई में वृद्धि करती है। ठीक है, जैसे हमने एक बीजपत्री तथा द्विबीजपत्री तने के अंदर देखा कि एक बीजपत्री तने में क्या है, संयुक्त तथा बंद प्रकार का बंडल होता है, यानी एक बीजपत्री तने में क्या नहीं होगी, कैम्बियम नहीं होगी। तो द्विबीजपत्री तना है उसके अंदर खुले प्रकार का पाया जाता है, यानी बीच में क्या पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाती है, और ये कैम्बियम क्या करती है, द्वितीयक वृद्धि करती है। और कैम्बियम कहें तो हम ये क्या होगा, पार्श्वीय विभज्योतक होता है। क्या होता है, पार्श्वीय विभज्योतक होता है। ठीक है, पार्श्वीय विभज्योतक होता है। और ये क्या है, जो मैंने पार्श्वीय विभज्योतक आपको पहले यदि याद हो तो बताया होगा, कहाँ, विभज्योतक के प्रकार में, स्टार्टिंग में हमने जहां विभज्योतक के प्रकार पढ़े थे वहां बताया था कि एक आपका क्या होता है, प्राक विभज्योतक होता है, एक क्या होता है, प्राथमिक विभज्योतक, और एक आपका क्या होता है, द्वितीयक विभज्योतक होता है। ठीक है, तो जहां हमने क्या देखा था कि द्वितीयक विभज्योतक का एक उदाहरण था आपका क्या, पार्श्वीय विभज्योतक था। ठीक है, और इस पार्श्वीय विभज्योतक से यानी द्वितीयक विभज्योतक से फिर क्या, द्वितीयक स्थायी उत्तक का निर्माण हुआ था। ठीक है, कैसे वो हम देखते हैं, यानी पार्श्वीय विभज्योतक है वो क्या है, आपकी कैम्बियम है, यानी एदा है। ठीक है, अब देखो ये कैम्बियम फिर क्या है, दो प्रकार की होती है, एक सहवन कैम्बियम, एक क्या होती है आपकी कोरक कैम्बियम होती है। और सहवन कैम्बियम क्या है, फिर से दो प्रकार की होती है, कौन कौन सी, एक आपकी अंतःपुलीय कैम्बियम और एक आपकी क्या होती है, अंतरापुलीय कैम्बियम होती है। ये कैसे होती है तो चले हम देखते हैं। और इससे पहले मैं बताने से पहले आपको बता देती हूँ कि किस तरह से हमने पीछे का जो ये देखा था, एक क्या देखा था हमने, विभेदीकरण। नाम याद आ रहा है ना, या सुना सुना सा लग रहा है, या तो आपको ऐसे लग रहा है कि कहीं सुना है, या फिर ऐसे लग रहा है पूरा डिटेल से नाम याद आ रहा है। यदि आपने अच्छे से पढ़ा है तो ये डिटेल से याद आ रहा है, विभेदीकरण क्या है, विभेदीकरण क्या है, या पुनः विभेदीकरण, या फिर आपने एक बार ही देखा है दोबारा से नहीं दोहराया है, तो ऐसा लग रहा है कहीं हमने पढ़ा था।
इसलिए आप बार बार दोहराओ इसको, ठीक है। एक विभेदीकरण, एक आपका क्या होता है विविभेदीकरण, विविभेदीकरण, और एक कौन सी क्रिया होती है पुनः विभेदीकरण। क्या होती है पुनः विभेदीकरण की क्रिया, ठीक है। ये कैसे होती है तो देखो पहले भी मैंने यहाँ बताया था कि किस तरह से, कि सबसे पहले क्या होता है आपका जो प्राथमिक विभेदोतक, प्राथमिक विभेदोतक के एग्जाम्पल याद है क्या बताए थे कि पादप के तने तथा मूल का जो शीर्ष विभेदोतक होता है वो क्या होता है प्राथमिक विभेदोतक होता है। और इस प्राथमिक विभेदोतक से क्या बन रहा था आपका प्राथमिक स्थायी ऊतक, क्या बन रहा था प्राथमिक स्थायी ऊतक। और इसके एग्जाम्पल यदि देखें, इसके तो शीर्ष तथा क्या था अंतर्वेशी विभेदोतक, ठीक है। और इनका क्या था जाइलम तथा फ्लोएम, ठीक है। फिर इनसे क्या बन रहा था, एक बार जीवन में मैंने बताया कि फिर से वापिस से क्या होता है द्वितीयक विभेदोतक का निर्माण होता है। क्या होता है द्वितीयक विभेदोतक। और अच्छे से मैंने एग्जाम्पल के थ्रू ये सब चीज बताई है कि किस तरह से 10वीं से 11वीं में सब्जेक्ट लेते हैं, फिर MBBS करते हैं और फिर अलग अलग से डॉक्टर बनते हैं। यदि यहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार वहां आप जाकर देखो द्वितीयक विभेदोतक, ठीक है। जीवन में जिंदगी में एक बार फिर से विभेदोतक उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाता है द्वितीयक विभेदोतक। और फिर इनसे क्या बनता है द्वितीयक स्थायी ऊतक, ठीक है। क्या बनता है द्वितीयक स्थायी ऊतक। और इस द्वितीयक विभेदोतक का उदाहरण मैंने क्या बताया था पार्श्वीय विभेदोतक, यानी क्या था पार्श्वीय विभेदोतक कहें तो कैम्बियम। अब देखो प्राथमिक विभेदोतक से प्राथमिक स्थायी ऊतक बनने की क्रिया क्या थी विभेदीकरण, और प्राथमिक स्थायी ऊतक से द्वितीयक विभेदोतक बनने की क्रिया क्या थी विविभेदीकरण, और द्वितीयक विभेदोतक से द्वितीयक स्थायी ऊतक बनने की क्रिया क्या थी आपकी पुनः विभेदीकरण, ठीक है। अब देखो ये क्या है पार्श्व विभेदोतक, यहाँ क्या बन गया जाइलम तथा, जाइलम को मैं X से दर्शा रही हूँ, फ्लोएम को मैं P से दर्शा रही हूँ, ठीक है। यहाँ ये इसके एग्जाम्पल थे, ठीक है। फिर इन जाइलम तथा फ्लोएम में क्या निर्माण हो गया आपके पार्श्व विभेदोतक का, यानी कैम्बियम का निर्माण हो गया, ठीक है। फिर ये क्या है आगे कैम्बियम जो है पार्श्व विभेदोतक आगे जाकर क्या बना देती है द्वितीयक स्थायी ऊतक बना देती है। चलिए तो इतना समझ में आया। अब हम क्या करते हैं इनको डायग्राम के अंदर देखते हैं। तो डायग्राम के अंदर किस तरह से देखते हैं तो चलिए मैं यहां बता देती हूं। और एक और बात आप याद रखिए कि जो ये सेवन कैम्बियम है और कोरक कैम्बियम है, कोरक ये मान सेवन कैम्बियम के कितने दो प्रकार हो गए, तो एक ये और एक ये तीन प्रकार की क्या हो गई कैम्बियम हो गई, ठीक है। वैसे तो क्या है कैम्बियम के ये दो प्रकार हो गए, लेकिन इनके ही फिर आगे दो भाग बांट दिए। इसमें पूछा जाता है कि ये क्या होता है, ये आपका होता है द्वितीयक विभेदोतक, ठीक है। ये पूछ लिया जाता है ये क्या होता है द्वितीयक विभेदोतक, ठीक है। फिर देखो आपका ये क्या होता है अंतरापूलीय, ये भी क्या होता है द्वितीय विभेदोतक होता है। लेकिन अंतःपूलीय कैम्बियम क्या होती है प्राथमिक विभेदोतक होती है। क्या होती है विभेदोतक होती है प्राथमिक विभेदोतक। तो क्या ये बोल सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि क्या कैम्बियम पूर्ण रूप से द्वितीयक विभेदोतक होती है, तो आपकी पूर्ण रूप से द्वितीयक विभेदोतक नहीं होती। क्यों? क्योंकि इसका एक प्रकार अंतःपूलीय कैम्बियम क्या होता है प्राथमिक विभेदोतक होता है, और अंतरापूलीय कैसा होता है आपका द्वितीयक विभेदोतक होता है, ठीक है। तो चलिए हम आगे देखते हैं इसका किस तरह से ये होते हैं। मैं यहाँ डायग्राम में यही बता देती हूँ। जैसे मैं क्या है पूरा जैसे तने की लूंगी लेकिन पूरा नहीं लूंगी, जैसे उसके अंदर बाह्य त्वचा ऊतक तंत्र वलकुट वो नहीं, मैंने क्या लिया उसके अंदर जो पाया जा रहा है यानी ये परिरंभ वाला ले लिया, ये क्या है परिरंभ है, ठीक है। अब इनके बाद में हमने यहाँ क्या देखे थे ये फ्लोएम हो गया और ये आपका क्या था जाइलम था। यहाँ थोड़ा सा इस तरह से बना देती हूँ, ये जाइलम तथा फ्लोएम और ये जाइलम तथा फ्लोएम और ये आपका क्या था जाइलम, इस तरह से। ठीक है, इस तरह से हमने चार
क्या बनाए थे, 7 बंडल बनाए थे, और वही मैं बता रही हूँ आपको कि जाइलम तथा फ्लोएम किस तरह से, ठीक है। यानी कि इसका ये भाग क्या हो गया जाइलम, और ये क्या हो गया ऊपर का फ्लोएम, ये जाइलम ये फ्लोएम, जैसे ये क्या है फ्लोएम और ये क्या है जाइलम, ठीक है। अब देखो ये है द्वितीयक तने की, द्विबीजपत्री तने की क्या है संरचना है। तो द्विबीजपत्री तने में यहाँ क्या पाई जाती है, कैम्बियम पाई जाती है, जिसे ये किस प्रकार का था, खुले प्रकार का 7 बंडल होता है, ठीक है। ये हमने पीछे पढ़ चुके हैं ये, ठीक है। और ये क्या है आपकी, ये क्या है कैम्बियम, क्या है ये कैम्बियम, हम पहले भी देखा था, ये क्या है कैम्बियम। तो अब ये कैम्बियम इसमें से कौन सा प्रकार है, तो मैं बता देती हूँ कैसे, कौन सा है, अंतःपुलीय कैम्बियम यानी प्राथमिक विभजोतक है। ये क्या है अंतःपुलीय कैम्बियम, ठीक है। और कैसा है प्राथमिक विभजोतक, ठीक है। तो देखो क्या था सबसे पहले, क्या शिरस्थ विभजोतक या अंतर्वेशी विभजोतक, किसका उदाहरण पढ़ा हमने, प्राथमिक विभजोतक का। फिर इनसे किसका निर्माण हो गया, जैसे ये जाइलम तथा फ्लोएम, जैसे ये क्या है फ्लोएम, ये जाइलम, ये फ्लोएम, ये जाइलम, ये जाइलम और ये फ्लोएम, ये जाइलम और ये फ्लोएम, इनका निर्माण हुआ किससे, प्राथमिक विभजोतक से। फिर क्या है प्राथमिक विभजोतक आपकी एक इसके अंदर पाई जा रही है, कौन सी, अंतःपुलीय कैम्बियम, ये क्या है कैम्बियम प्राथमिक विभजोतक, ठीक है। फिर आपका क्या है, क्या बोला मैंने कि द्वितीयक विभजोतक जो पार्श्वीय विभजोतक होता है वो क्या है, जिंदगी में एक बार फिर से विभजोतक की कोशिकाएं होती है। वो कैसे, देखो यहाँ हमने क्या पढ़ा था, यहाँ किसकी कोशिकाओं का जाल पाया जाता है, तो किसकी कोशिकाएं यानी मज्जा, इसको हमने क्या नाम दिया था मज्जा, बीच में क्या पाई जाती है मज्जा। अब इन मज्जा की कोशिकाएं क्या है, यहाँ इन 7 बंडलों के बीच में क्या बना लेती है, यहाँ इस तरह से कोशिकाएं बढ़ती करके आगे की तरफ बढ़ती है, क्या करती है आगे की तरफ कोशिकाएं बढ़ती हैं, ठीक है। तो इन कोशिकाओं को बोला जाता है मध्यांश किरण, क्या बोला जाता है, जैसे देखो ये किरण के जैसी रेखा के जैसी बोलने वो होती है, तो इसको क्या बोला जाता है मध्यांश किरण बोला जाता है, या इसको जैसे रेखा के जैसे दिख रही है तो या इसको मध्यांश रेखा बोला जाता है, क्या बोला जाता है मध्यांश रेखा यानी मेड्यूलरी रे, मेड्यूलरी रे या मेड्यूलरी मध्यांश किरण या रेखा। देखो मध्यांश और वलकुट में क्या होता है कि मध्यांश यानी मध्य का भाग है वो क्या कहलाता है मेडुला या मध्यांश कहलाता है, जो प्रीति की तरफ भाग होता है वो क्या कहलाता है वलकुट कहलाता है, ठीक है। ये हमने उत्सर्जन तंत्र के अंदर भी जो वर्कक किडनी की संरचना देखी वो भी ऐसे ही थी, मध्यांश भाग बीच का था मेडुलरी और बाहर का क्या था कोर्टेक्स यानी वलकुट, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे इसके अंदर अंतरापुलीय एदा कहाँ पाई जाती है। देखो ये क्या है कैम्बियम यानी अंतःपुलीय एदा। अब देखो इनकी किसकी मध्यांश किरण की या मध्य रेखा की क्या है, कुछ कोशिकाएं यहाँ क्या कर लेती है, जिसे मैं ये वाइट वाइट दिखाती हूँ आपको, ठीक है। इनकी कोशिकाएं क्या है विभजोतक में बदल जाती है, किसमें बदल जाती है विभजोतक में बदल जाती है, कौन सी द्वितीयक विभजोतक में बदल जाती है, ठीक है। इसी को क्या बना लेती है ये द्वितीयक विभजोतक कैम्बियम, और इसी कैम्बियम को बोला जाता है अंतरापुलीय एधा, क्या बोला जाता है अंतरापुलीय एधा, ठीक है। ये द्वितीयक विभजोतक है, ये कौन है कैम्बियम, और ये कैसी है अंतरापुलीय एधा, ठीक है 7 कैम्बियम। अब देखो 7 तथा कोरक में क्या अंतर है वो भी मैं बता देती हूँ। 7 कैम्बियम यानी 7 बंडल के आसपास जो कैम्बियम पाई जाती है वो 7 कैम्बियम होगी, और जो कोरक कैम्बियम जो परिधि की तरफ कैम्बियम पाई जाएगी वो क्या होगी कोरक कैम्बियम होगी, ठीक है। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि किस तरह से आपकी अंतःपुलीय एदा कहाँ पाई जाती है तथा अंतरापुलीय एदा कहाँ पाई जाती है। तो याद रखना अंतःपुलीय कहाँ पाई जाती है जाइलम तथा फ्लोएम के बीच में पाई जाती है, ठीक है। और अंतरापुलीय एदा कहाँ पाई जाती है मध्यांश रेखा या जो मध्यांश किरण है वो क्या करती है किसका निर्माण करती है आपके अंतरापुलीय एधा या अंतरापुलीय कैम्बियम का क्या करती है निर्माण करती है। और इनको बोला जाता है एक और नाम है प्राथमिक मज्जा किरणें, क्या बोला जाता है प्राथमिक मज्जा किरणें।
क्यों बोला जाता है कि ये क्या थी बीच में मज्जा, इन्हीं की कोशिकाएं आगे जाकर क्या वृद्धि कर रही है, तो इसी कारण इसको प्राथमिक मज्जा किरणें बोला जाता है। ठीक है, अब देखो अब होता क्या है, जैसे मैं यहाँ एक लेके बताती हूँ आपको, क्या ये एक सहवन बंडल लेके बताती हूँ। जैसे मैंने ये क्या ले लिया, एक सहवन बंडल ले लिया, इस तरह से मैंने ये एक सहवन बंडल ले लिया, और इसके बीच में ये क्या है आपकी, ये है आपकी कैम्बियम या एधा, और ये क्या है जाइलम, और ये क्या है फ्लोएम। ये देखो ये क्या है, ये प्राथमिक विभजोतक है। विभजोतक है तो निश्चित है कि इसकी कोशिकाओं में बार बार क्या होगा, विभाजन होगा। तो ये विभाजन करके इधर की तरफ क्या बनाएगी, क्या बनाएगी जाइलम, और इधर की तरफ क्या बनाएगी, फ्लोएम बनाएगी। ठीक है, अब देखो ये इधर की तरफ इस तरह से बनाती जाएगी, इस तरह से इधर की तरफ बनाती जाएगी। ये सबसे पहले बनने वाला क्या था, प्राथमिक जाइलम था, और इधर बनने वाला क्या था, प्राथमिक फ्लोएम था। लेकिन ये जिंदगी में दूसरी बार बन रहा है, तो ये क्या है, द्वितीयक जाइलम, और यहाँ ये दूसरी बार फ्लोएम बन रहा है, तो ये क्या है, द्वितीयक फ्लोएम। ठीक है, आई बात समझ में, क्योंकि ये कैम्बियम क्या है, विभजोतक प्रकार की कोशिका है, तो ये लगातार विभाजन करेगी। इस तरह से इधर की तरफ क्या बनाएगी, द्वितीयक फ्लोएम बनाएगी, इधर की तरफ क्या बनाएगी, द्वितीयक जाइलम बनाएगी। ठीक है, अब देखो एक और बात यहाँ देखो, ये जो कैम्बियम है, यही दिखा देती हूँ मैं, ये कैम्बियम और ये कैम्बियम इधर की तरफ बढ़ती जाएगी, और ये भी इधर की तरफ बढ़ती जाएगी। कौन सी, अंतःपुलीय तथा अंतरापुलीय कैम्बियम मिलकर जैसे इस तरह से क्या बना ली, एक रिंग बना ली, और एक छल्ले का निर्माण कर दिया। क्या कर दिया, रिंग का निर्माण या छल्ले का निर्माण कर दिया। जैसे क्या हम नहीं देखते क्या, जो द्विबीजपत्री पादप होते हैं, मोटा उसका तना कैसा होता है, मोटा होता है, तथा रिंग के रूप में इस तरह से पाई जाती हैं। जैसे आप उनको काट के देखोगे, उस तने की लकड़ी को यदि आप काट के देखोगे तो उसमें ऐसे वल्ले दिखाई देंगे। वो किसके कारण है, अंतःपुलीय तथा अंतरापुलीय कैम्बियम के कारण होता है। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ याद रखना कि यहाँ जो द्वितीयक जाइलम बन रहा है, द्वितीयक जाइलम जो बन रहा है वो क्या है, इसका निर्माण की क्रिया जो है वो 8 से 10 गुना ज्यादा होती है। किससे, फ्लोएम से। किससे होती है, फ्लोएम से। देखो तो फिर किस तरह से इसका निर्माण होगा, जैसे ये क्या है, ये है आपका क्या, सहवन बंडल, इसके अंदर यहाँ क्या है, ये क्या बन रही है, ये कैम्बियम, और इस कैम्बियम ने ये जो ये क्या था, जैसे ये मैं इस तरह से दिखा रही हूँ, ये क्या है, जो प्राथमिक फ्लोएम जो सबसे पहले बना था। ठीक है, फिर ये क्या है, द्वितीयक फ्लोएम, जैसे इस मैं डोंट से दिखा देती हूँ। ठीक है, फिर यहाँ ये क्या है, ये आपका क्या है, प्राथमिक जाइलम, और ये क्या है आपका द्वितीयक जाइलम, और ये क्या है, कैम्बियम हो गई, और ये आपका क्या है, द्वितीयक फ्लोएम, और ये क्या हो गया, प्राथमिक फ्लोएम। ठीक है, नाम दिख नहीं रहा है लेकिन याद रखना, ये प्राथमिक जाइलम है, ये द्वितीयक जाइलम, और ये कैम्बियम हो गई, और ये आपकी क्या है, द्वितीयक फ्लोएम, और ये क्या हो गया, प्राथमिक फ्लोएम। इसका आप ऐसे सोचोगे सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे, तो ऐसे याद रखना, यहाँ क्या थी बीच में, जैसे यहाँ क्या थी आपकी कैम्बियम थी, यहाँ क्या थी, कैम्बियम थी, इसकी कोशिकाएं आगे वृद्धि की, और ये क्या है, प्राथमिक फ्लोएम है, और ये प्राथमिक फ्लोएम कम होता जाएगा, और इधर से ये द्वितीयक फ्लोएम बढ़ता जाएगा, और इधर ये क्या है, जैसे ये प्राथमिक जाइलम था, और इधर ये क्या बनता जाएगा, द्वितीयक जाइलम बनता जाएगा। तो देखो ये जितनी कोशिकाएं, ये जैसे 2 कोशिकाएं बनाएगी, तो ये इससे 4 गुना यानी 8 कोशिकाएं बना चुकी होगी। यानी द्वितीयक जाइलम जो निर्माण होने की प्रक्रिया है वो क्या है, 7 से 8 गुना ज्यादा होती है। तो क्या ये स्पेस ज्यादा नहीं होगा, ये एरिया ज्यादा नहीं होगा द्वितीयक जाइलम का। ये बात इंपॉर्टेंट है, याद रखना, आप लिख लेना। किस तरह से लिखोगे तो मैं बोल रही हूँ, एक बार आप नोट कर लो ऐसे कि द्वितीयक जाइलम का निर्माण, द्वितीयक जाइलम के निर्माण की प्रक्रिया, ऐसे लिखो, द्वितीयक जाइलम के निर्माण की प्रक्रिया, नोट डाल के लिख लो, द्वितीयक जाइलम के निर्माण की प्रक्रिया द्वितीयक फ्लोएम तथा प्राथमिक जाइलम और प्राथमिक फ्लोएम इन सब से 8 से 10 गुना ज्यादा होती है। क्या होती है, इन सब से 8 से 10 गुना ज्यादा होती है। ठीक है, और एक और यहाँ मैं आश्चर्यजनक बात बता देती हूँ कि ये जो द्वितीयक जाइलम होता है, ये जो द्वितीयक जाइलम है
ये क्या होती है? वुड। वुड कहें तो काष्ठ, काष्ठ यानी लकड़ी। जो द्वितीयक यानी पेड़ होते हैं, द्विबीजपत्री पेड़ होते हैं, उसमें मोटा सारा तना होता है, उसके अंदर आपको क्या है? लकड़ी दिखती है ना, लकड़ी भरी हुई काष्ठ। वो काष्ठ किसका एग्जाम्पल है? वो काष्ठ आपका द्वितीयक जाइलम का एग्जाम्पल है। याद रखना, पूछ लिया जाता है काष्ठ किसका एग्जाम्पल है, लकड़ी किसका एग्जाम्पल है, तो द्वितीयक जाइलम का। क्यों? क्योंकि इनकी कोशिकाएं बहुत तेजी से वृद्धि कर रही हैं। कैम्बियम की कोशिकाएं जो वृद्धि करके क्या बना रही है? द्वितीयक जाइलम बना रही है। और द्वितीयक जाइलम निर्माण की प्रक्रिया 8 से 10 गुना ज्यादा है। ठीक है, तो आई होप आज ये आपको समझ में आया होगा। बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, थोड़ा बहुत बचा है वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। और आज के लिए इतना ही, और इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। बाकी हम कल पढ़ लेंगे और कल हमारा चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, टेक केयर।